नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके हम जीएस टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का प्रश्न करा दिए थे। टोटल लगभग मान के चलो उसमें 80 प्रश्न थे जो मैंने टॉपिक वाइज कराया हुआ है। इसमें भी अब टॉपिक वाइज लगातार इस प्रश्न का कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में पूछा गया सभी प्रश्न है। तो सबसे पहले आज हम 3 सेक्शन कवर करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी होगा, उसके बाद पॉलिटी, उसको लास्ट में इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इसमें लगभग बात करें तो 300 प्लस क्वेश्चन होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी में टोटल 51 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवोम या बायोम कहा जाता है। बात करें एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की वनस्पति और जीव वहाँ की विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, जैसे रेगिस्तानी जीवोम या टुंड्रा जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है जिसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है? इसे 5 से पहचाना जा सकता है। कैसियोपिया तारामंडल आकाश में अंग्रेजी के डब्ल्यू या एम अक्षर की आकृति जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल संभर का प्रयोग किया जाता है। बात करें वाटर शेड या जल संभर, वह ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है जो विभिन्न जलधाराओं के पानी के एक ही नदी बेसिन या समुद्र की ओर ले जाता है। लैंथेनोइड सहित किन दो तत्वों की कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? इट्रियम और स्कैंडियम को कहा जाता है। कुल 17 तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व माना जाता है जिनमें 15 लैंथेनोइड के साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी जलभृत में विपरीत जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परतों से घिरा होता है तो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है? उत्स्रुत जलभृत के रूप में जाना जाता है। ऐसे जलभृत में पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि कुआं खोदने पर पानी बिना पंप के स्वतः ही बाहर आने लगता है। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तंग घाटी जो है नदी के ऊपरी भाग में बनता है। नदियां अपने युवा चरण ऊपरी भाग में ऊर्ध्वाधर कटाव वर्टिकल इरोजन करती है जिससे गहरी और संकीर्ण भी आकार की घाटी या गोर्ज बनती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? सी करता है। बात करें व्लादिमीर कोपे ने जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में बांटा था। पहला जो ए जो उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी जो है गर्म शीतोष्ण और डी महाद्वीप और ई जो है ध्रुवीयों को निरूपित करता है। तूरा किस पहाड़ी पर स्थित है? ये गारो पहाड़ी पर स्थित है। तूरा मेघालय राज्य का एक प्रमुख शहर है जो मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ी गारो, खासी, जयंतिया से संबंधित है। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदी का जल प्रवाह प्रतिरूप क्या है? द्रुमाकृतिम होता है। बात करें द्रुमाकृतिक प्रतिरूप वृक्ष की शाखाएं जैसा दिखता है जो तब बनता है जब नदी की सहायक नदी ढलान के अनुसार आकर मुख्य नदी में मिलता है। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्ती का अत्यधिक सघनता किस स्थान में पाया गया था? मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया था। मालवा संस्कृति अपने विशिष्ट लाल और काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। महासागरीय पटल अधिकांशतः बेसाल्ट से बना होता है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है? ये 5 से 10 किलोमीटर तक फैला होता है। महासागरीय पटल महाद्वीप पटल जो 30 से 50 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है की तुलना में बहुत पतला और अधिक सघन होता है। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1990-91 में किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वर्षा का जल कुशल प्रबंधन कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है? गंडक नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलता है। गंडक नदी हिमालय से निकलता है जबकि महानदी सोन, चंबल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? अटलांटिक महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और पश्चिम यूरोप के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के किस पड़ोसी देश में मिलियन शहर यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले की संख्या सबसे अधिक है? पाकिस्तान में है। विकल्प में दिए गए पाकिस्तान में शहरीकरण की दर तीव्र रही है।
दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे की यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? अस्थल मंडल का हो जाएगा। ध्रुवमंडल ऊपरी मंडल का हिस्सा है जिस पर टेक्टोनिक प्लेटें तैरता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाता है? भूमध्य सागर का लाता है। पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भागों में सर्दी के दौरान वर्षा यानी मावट लाने के लिए जिम्मेदार है, जो रबी फसल विशेषकर गेहूं के लिए लाभदायक होता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलता है? उत्तरी क्षेत्र से निकलता है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांदी में से कौन सी द्युत जल जराय बहता है? चंद्रभागा बहता है। चंद्रभागा नदिया के संगम से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित सीमाएं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? मृत सागर लगा हुआ है। बात करें इसी की अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई जीव जीवित नहीं रह सकता और मनुष्य इसमें बिना डूबे तैर सकता है। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करता है? लद्दाख से प्रवेश करता है। बात करें सिंधु नदी लद्दाख के दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? लाखों वर्ष की भूगर्भीय घटनाएं होता है। पृथ्वी के इतिहास को कल्प यानी इरेज और युग में बांटने वाली समय रेखा को भूवैज्ञानिक समय मापक्रम कहते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाला पहले मानव बने थे? एडविन एल्ड्रिन के साथ उतरे थे। यह मिशन अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचा गया था। कौन सा प्रकार का कार्बोनेट अपसादी सेल है जो मुख्य रूप से कैल्साइट और एर्गोनाइट खनिज से बना होता है? चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने और निर्माण कार्यों में व्यापक रूप से होता है। भूवैज्ञानिक में सीमा पृथ्वी की परपटी की निचली परत यानी सिलिका और किसमें समृद्ध सेल से बना होता है? सिलिकेट से बना होता है। सीमा का अर्थ है सिलिका और मैग्नीशियम। यह मुख्य रूप से समुद्री तलहटी में पाया जाता है। महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच में कमी जो है इसको दर्शाता है। जब महासागर वायुमंडल से अधिक CO2 सोखते हैं तो पानी अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे कोरल रीफ को नुकसान होता है। नील नदी लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैला दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह कहाँ अवस्थित है? यह उत्तर पूर्व अफ्रीका में है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह भूमध्य सागर में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहता है? नेपाल में नहीं बहता है। यह चीन, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहता है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थिति होता है? उष्णकटिबंधीय का होता है। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र 12 महीने उच्च वर्षा और गर्मी प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी आवास की अवधारणा क्या है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को दर्शाता है। निश वह जगह है जहाँ कोई जीव न केवल रहता है बल्कि उसका पर्यावरण के प्रति कार्य भोजन की आदतें भी शामिल होता है। समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्ग में विभाजित होता है तो क्या बनता है? इसे डेल्टा कहा जाता है। नदी की ये छोटी शाखाएं वितरिका क्या कहलाता है? नदी की ये छोटी शाखाएं वितरिका कहलाता है। ये क्वेश्चन नहीं था। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु से संबंधित प्रश्न की बात करें तो पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस जलवायु पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। इसे सवाना जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय और विकिरणों को रोककर जीवन की रक्षा करता है? समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को सोख लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सहजीविता क्या है? विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध को दर्शाता है। जैसे लाइकेन की बात करें तो शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसके शीर्ष पर रत्नापुरी और भुजाएं ताप्ती एवं नर्मदा के समानांतर है? सतपुरा पर्वतमाला है। सतपुरा और विंध्याचल के बीच ही प्रसिद्ध नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं।
किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में तूफानों से प्रभावित होते हैं? ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा का तट चक्रवातों के लिए बहुत संवेदनशील है। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? उत्तरी क्षेत्र जाना जाता है। महान हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यदि वन पारिस्थितिकी तंत्र के सभी लकड़बग्घ यानी शिकारी हटा दिए जाए तो क्या होगा? अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। शिकारियों की अनुपस्थिति में शिकारियों का शाकाहारियों की संख्या इतना बढ़ जाएगा कि घास संसाधन कम पड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? जलाशय बनाया जाता है, रिजर्वायर, जैसे बांधों के पीछे बनने वाले कृत्रिम झील। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किन 3 राज्यों के उत्तरी सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है और यहाँ डोडा बेटा जैसा ऊंची चोटी है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप के दक्षिण आधे भाग को क्या नाम था? इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। उत्तरी भाग को लौरेशिया कहा जाता था। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं बादल वर्षा घटित होता है, क्षोभ मंडल में घटित होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। कौन सा प्राचीन महासागर हिंद महासागर के विकास से पहले अस्तित्व में था? टेथित सागर था। बात करें इसी सागर के तलछटों में मुड़ पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल किनके बीच संचारित होता है? महासागर, वायुमंडल, भूमि के बीच संचारित होता है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण मुख्य चरण है। सर्दियों में उत्तरी मैदान में तापमान हिमांक से नीचे क्यों नहीं गिरता है? हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय एक विशाल दीवार की तरह खड़ा होकर मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? 2.5% होने का अनुमान है। पृथ्वी के कुल पानी का लगभग 97.5% खारा पानी यानी महासागरों में है। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? चेरापूंजी और मासिनराम है। मासिनराम वर्तमान में दुनिया का सबसे गीला स्थान है जो मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित है। किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता होता है? महासागर में होता है। महासागरों की औसत लवणता लगभग 35/1000 होता है। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? वर्षा जल संग्रहण करता है। छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को संचित करना जल की किल्लत दूर करने की प्रभावी तरीका है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, इसे क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। अब चलिए पॉलिटी के प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी में टोटल 92 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए पॉलिटी के देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य का मुख्यमंत्री कार्य करता है। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची था? इसमें टोटल 10 अनुसूची था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूची था। वर्तमान में भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। भारतीय प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का घटक माना जाता है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी के 2017 में इस अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान संसद विधानसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। की संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था? 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। यह संशोधन ग्रामीण स्वास्थ्य स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज से संबंधित है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी प्रणाली शुरू किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था। संवैधानिक निकाय और नोडल मंत्रालय का सही गुम कौन सा हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना से संबंधित संशोधन कौन सा है? 102वां संशोधन अधिनियम 2018 हो जाएगा।
गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विधेयक 2024 के तहत जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। संसद की संयुक्त बैठक किसके विनियमों द्वारा संचालित होता है? लोकसभा के द्वारा संचालित होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य की सूची को संशोधित करना है? ओडिशा को संशोधित करना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? 4 को जोड़ा गया था। बात करें डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर लोकसभा राज्यसभा में क्रम से कितने सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए? 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा के हस्ताक्षर चाहिए। 1950 में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 7 हो जाएगा। राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अनिवार्य शक्ति यानी ऑब्लिगेटरी पावर नहीं आता है। कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? अनुच्छेद 15(3) जो है ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तरदायी नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC इसके लिए जिम्मेदार होता है। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन किया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से हटने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 94 में है। अंतर्राज्यीय जल विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। मातृत्व राहत के प्रावधान पर कौन सा अनुच्छेद बल देता है? अनुच्छेद 42 बल देता है। शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 41 है। 42वें संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के प्रति होता है। भारत के निर्वाचन आयोग का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे कानूनी सलाह देता है? संघ सरकार को देता है। राज्य सरकार के व्यवसाय के संचालन के नियमावली कौन बनाता है? राज्य का राज्यपाल बनाता है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 46 है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 165 किसकी नियुक्ति से संबंधित है? राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। SC/ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए राज्य काम करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में है। राष्ट्रीय महत्व के समारोह की रक्षा की संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों रक्षा से संबंधित प्रावधान है। किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25 हो जाएगा। नगर पालिका को चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। राज्य के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोंटेगू था। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 48A है।
राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? रिट जारी करने की शक्ति नहीं है। रिट जारी करने की शक्ति केवल हाई कोर्ट यानी अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के पास है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 23 लगाता है। उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 226 से मिलता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कौन नियमित करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 74 किसका वर्णन करता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ यानी USSR से लिया गया है। 1935 का अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों की कितनी सूची दिया गया है? 3 सूची दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्य क्या नहीं है? अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग का कामकाज का समन्वय करना इसका कार्य नहीं है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करने वाला अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 1947 के अधिनियम के बाद भारत का विभाजन कितने डोमिनियन में हुआ था? 2 डोमिनियन में, भारत और पाकिस्तान में हुआ था। मौलिक कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 4A में जोड़ा गया है। GST लागू करने वाला संशोधन अधिनियम कौन सा है? 101वां संशोधन अधिनियम GST लागू हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 315 से 323 हो जाएगा। शक्तियों के विभाजन की कितनी अनुसूची 1935 अधिनियम में था? 3 सूचियों में था। 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के जरिए। राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल की शक्ति क्या नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान जो है ये शक्ति नहीं है। कानून के समक्ष समानता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 14 देता है। किसे राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता है। समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। विधान परिषद का अधिकतम सदस्य संख्या विधान की सभा के कुल संख्या कितना होता है? 1/3 होता है। राज्य का नाम बदलने के लिए कौन प्राधिकृत है? संसद प्राधिकृत है। भाग 4 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का उल्लेख है। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं हो सकता? राज्यपाल के जो है आदेश के बिना पेश नहीं हो सकता। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट A में है। विधानसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास है। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या था? पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। काम करने का अधिकार की गारंटी देने वाला कानून कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने मनरेगा हो जाएगा। किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? संपत्ति के अधिकार को नहीं माना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया, जो BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? अनुच्छेद 36 से 51 में है। DPSP का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किन अनुच्छेद में? 36 से 51 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान करने वाला अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या आप तो पॉलिटी के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए इकोनॉमिक्स का टोटल 171 प्रश्न है, फटाफट कंप्लीट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर MICR के पहले 3 अंक उस शहर के कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आप बैंक खाता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो शहर हो जाएगी, शहर के खाते की जांच करता है। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित किया जाता है केवल प्रवाह में परिभाषित होता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रावधान धारा का परसेंट सबसे अधिक था? ग्रामीण से ग्रामीण का परसेंट सबसे अधिक था। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? समता हो जाएगा। जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ता है। आबादी के कारण वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है? चरघांतिकी वृद्धि कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? श्रम शक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें केवल तीसरा कथन, भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था, ये गलत दिया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था? मध्य प्रदेश में अधिक था। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितना था? 19.5 था। NFHS 5 के अनुसार वर्ष 1921 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना % हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? 7.32% वंचित था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 9% का था। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश की रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है? श्रीलंका का सर्वोच्च है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर में कितना अंतर था? 1.3 का अंतर था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत में उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है? 4.1 करोड़ का नामांकन हुआ है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम था? श्रीलंका में सबसे कम था। NSO सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है? भुगतान किए गए व्यय के दृष्टिकोण से बताना है तो 10,218 मासिक आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति में युगांतर किस प्रकार की गतिविधि से संबंधित है? क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितना था? 6 मृत्यु दर था। MSP के संबंध में 2018 से 19 के बजट में कौन सा सिद्धांत घोषित किया गया था? उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितना था? 59% था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे कम है? पुडुचेरी में सबसे कम है। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग निजीकरण करता है तो अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? संभावित एकाधिकारी प्रवृत्तियां हो सकता है। प्राथमिक घाटा क्या है? कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 15 से 21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 13.5 करोड़ लोग आए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 है। 2001 की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का परसेंट कितना था? 0.2% था। सरकारी संपत्ति की बिक्री को विनिवेश के रूप में जाना जाता है, विनिवेश को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? इसमें दिया गया कथन बात करें तो कृषि निर्यात $50.2 बिलियन पहुंचा है, ये कथन सही है। 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित हुआ, दोनों कथन सही दिया गया है। संसाधनों की सीमा के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं का समान महत्व नहीं दिया गया, यानी संसाधनों की सीमा करेक्ट हो जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 2022-23 में शुरू हुआ था। चेक की स्थिति जांचने के लिए चेक पर कौन सा नंबर नोट किया जाना चाहिए? चेक नंबर नोट किए जाना चाहिए।
किस योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना था? 7वीं योजना का उद्देश्य यह था। बजट घाटा अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकता है। रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार नौकरी खोजने वाले महिलाओं का परसेंट कितना था? 35.6% था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस योजना के दौरान हुआ है? 7वीं योजना के दौरान हुआ है। किस क्षेत्रक में सभी व्यावसायिक संस्थाएं और निगम शामिल है? फार्म क्षेत्रक में शामिल है। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र जीडीपी में अधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र देता है। SRS 2020 के अनुसार किस राज्य की प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक था? बिहार का था। किस योजना का उद्देश्य रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है? तीसरी योजना का उद्देश्य यह है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल थे? 12 सूचक शामिल थे। प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार गरीबी की गणना में कितने संकेतक शामिल थे? 12 शामिल थे। द्वितीय पंचवर्षीय की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 4.5% था। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित लोक प्रशासन हो जाएगा। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? वस्तु के वितरण को संदर्भित करता है। कौन सी पंचवर्ष योजना भोजन कार्य उत्पादकता पर केंद्रित था? 7वीं योजना केंद्रित था। 2023 के अनुसार किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आया है? उत्तर प्रदेश का कमी आया है। विनिवेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। 9वीं पंचवर्ष योजना का विषय क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? असम का सबसे अधिक है। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण से कौन सा उद्योग सम्मिलित है? निष्कर्षण उद्योग सम्मिलित है। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंट कितना था? 16.5% था। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। किस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? 5वीं योजना में शुरू हुआ था। प्रगतिशील कर प्रणाली की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ता है। गाडगिल सूत्र का संबंध राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से है। राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से संबंधित है। चल योजना रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन था। जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक है। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे बाजारों को अधिक एकीकरण होता है। किस योजना में परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था? चतुर्थ योजना में पेश किया गया था। 2023-24 बजट के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। इसमें बात करें PMAY परिव्यय 79,000 करोड़ बढ़ा और कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ बढ़ा। दोनों कथन सही हो जाएगा। उच्च राजकोषीय घाटा निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण कैसे बन सकता है? उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण बन सकता है। केनेसियन अर्थशास्त्र के अनुसार अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगा? संकुचनकारी राजकोषीय नीति को लागू करना होगा। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र आता है। फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति हुआ था? स्वर्ण क्रांति हुआ था। सूक्ष्म संस्था MFI भूमिका क्या है? निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? निजी का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? केरल में है। सरकार के राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना है। 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीबी व्यक्तियों का परसेंट सबसे अधिक है? झारखंड में है गरीब व्यक्तियों को परसेंट। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तमिलनाडु में है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना था? 8.6% था। तीसरी पंचवर्षीय की प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या था? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। डॉक्टर PC महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है। 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का परसेंट सबसे अधिक था? झारखंड में अधिक था। किस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ वृद्धि करना था?
चतुर्थ योजना का उद्देश्य ये था। किस योजना का कार्यान्वयन 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित था? पांचवी योजना का उद्देश्य ये था। किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है? दिल्ली में अधिक है। किस योजना के द्वारा बांग्लादेशी शरणार्थियों को घुसपैठ की चुनौती मिला है? चौथी योजना को मिला है। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है? खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी हुआ है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव का है। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजना का अंत कौन सा वर्ष था? 1990 था। हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू किया गया था? आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग करके शुरू किया गया था। 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? राजस्थान का सबसे अधिक है। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? जैव विविधता की हानि हुआ था। साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 7 वर्ष का होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मेट वर्ष घोषित किया है? 2023 को घोषित किया है। किस योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि है। कौन सी योजना पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया था? पांचवी योजना सरकारी परिवर्तन के कारण चेंज हो गया था। किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? जैनों का कम है। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% था। IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है? 11 कैरेक्टर का होता है। 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? मिजोरम का सबसे अधिक है। रोलिंग प्लान कब अपनाया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अपनाया गया था। संतुलित बजट किसे कहा जाता है? सरकारी राजस्व बराबर सरकारी व्यय को कहा जाता है। 1973 के तेल संकट का पांचवी योजना पर क्या प्रभाव पड़ा था? यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण करने के कारण बना था। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का परिणाम क्या है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन है। कौन सा उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है? प्राथमिक उद्योग करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? 919 था। MNCS वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाता है? यह विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजार की एकीकृत करता है। किस चरण में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में सबसे कम है। 1951 से 90 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल था? 7 पंचवर्षीय योजना शामिल था। ई-कॉमर्स का लाभ क्या है? विस्तृत बाजार पहुंच है। 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? दमन में सबसे कम है। किस दक्षिण राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आंध्र प्रदेश में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक क्या है? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है। किस राज्य में गरीबी की संख्या में सबसे तेजी से गिरावट दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है? दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव में है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम का सबसे कम है। 1966 से 69 की योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता था। किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का सबसे अधिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किस प्रकार भिन्न था? भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। किस योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? द्वितीय योजना को कहा जाता है। किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? पर्यटन उद्योग को माना जाता है। आधुनिकीकरण लक्ष्य किससे संबंधित है? नई प्रौद्योगिकी संबंधित है। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 1966 में शुरू किया गया था। 1956 से 61 की योजना किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने तैयार किया था। किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? मिजोरम का उच्चतर हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस योजना के दौरान क्रियान्वित हुआ था? द्वितीय योजना के दौरान क्रियान्वित हुआ था। वैश्वीकरण को सुगम बनाने वाला प्रमुख कारक क्या है? प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार है। औद्योगिकरण नीति संकल्प 1956 किस योजना का नींव था? दूसरी योजना का नींव पड़ा था।
किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची पर बना सकते हैं। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था। ग्राहक को वस्तु खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होता है? आय से प्राप्त होता है। विनिमय विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा हो जाएगा। भारत पाक युद्ध के कारण कौन सी योजना बाधित हुआ था? तृतीय योजना बाधित हुआ था। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का उद्देश्य नहीं है पारिवारिक आय में कमी लाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में बदलने वाला उद्योग कौन सा है? विनिर्माण उद्योग ये है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र मिलाकर काम करते हैं? सरकारी और निजी मिलाकर काम करते हैं। सरकारी बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? केरल में सबसे कम है। पादप और जंतु के प्रजनन से संबंधित उद्योग की बात करें, जननिक उद्योग हो जाएगा। हरित क्रांति के बाद कृषि में क्या परिवर्तन हुआ था? कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों को और विस्थापन हुआ था। द्वितीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान किसने दिया था? पीसी महालनोबिस ने दिया था। उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण खाद्यान्न हो जाएगा। जननिक उद्योग का उदाहरण क्या हो जाएगा? कुक्कुट पालन हो जाएगा। द्वितीय योजना किस सांख्यिकी के विचारों पर आधारित था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के विचारों पर आधारित था। पांचवी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। 2011 के जनगणना का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। विकल्प में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। भारत में जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में पहली योजना शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के हो जाएगा। योजनाओं में समृद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? देश की वस्तु और सेवाओं उत्पादन क्षमता की वृद्धि हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का भाग क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा। पांचवी योजना की अनोखी विशेषता क्या था? इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। WTO का प्राथमिक कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधि के प्रावधान में मुख्य भूमिका निभाता है। थोक व्यापारी कौन है? वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। ग्रामीण जनसंख्या में कमी इसका परिणाम नहीं था। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन का लक्ष्य क्या है? मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना है। तीसरी योजना अवधि के दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। खेती, मत्स्य और वानिकी किस उद्योग से सम्मिलित है? प्राथमिक उद्योग में सम्मिलित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास था। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना है। पंचवर्षीय योजना का क्या एक उद्देश्य क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में हुआ था। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना है। पहली और दूसरी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि एवं उद्योग क्षेत्र था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। किस राज्य पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया था? केरल में दर्ज किया गया था विकल्प के अनुसार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को दिया गया था। हरित क्रांति के कारण किस फसल में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है? गेहूं और चावल में हुआ है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? केरल का करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था।
ये टोटल जो इतने भी पॉलिटी, ज्योग्राफी और बात करें इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। ये आपकी एसएससी जीडी 2025 के पूछे गए सभी प्रश्न होने वाला। नहीं विश्वास होता है तो जाइए टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने इसका जो है जीएस का आंसर की का वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं आपको एसएससी जीडी जीके का प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट सभी वीडियो को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपका एग्जाम डेट का कोई संभावना नहीं है, बताया जा रहा है जो आपका एग्जाम जो 9 मार्च से होने वाला है। पता नहीं ये सच है या गलत, लेकिन आप अपने अनुसार जो है तैयारी 23 तारीख से ही कीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम को अभी कंफर्म नहीं किया गया जो 9 मार्च से होगा या 23 फरवरी से ही होगा, इसलिए अपने 23 फरवरी के अनुसार ही तैयारी करिएगा। बाकी इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत सारे मैंने रीजनिंग का भी कराया हुआ दिल्ली पुलिस का, वो सेम पैटर्न पर रहेगा, उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। हिंदी का भी RW बुक से मैंने 12 घंटे का मैराथन दिया हुआ है, जाके एक ही वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जीएस का मैंने जितना भी एजुकेटिव पैटर्न कराया हुआ है उस सभी को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।